हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों का इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड थ्रू द सेंटर टीचर्स। वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे, मुझे कई सारे बच्चों ने आके मुझे बताया, जो कि बहुत ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे इतना बुरा भला बोलने का मन कर रहा है उन टीचर्स को, जिनकी वजह से बच्चों का 10-10 15-15 मिनट जो है ना वो खराब चला गया। बच्चा यार पेपर देने जा रहा है, 45 मिनट का टाइम उसके पास है। आप लोग कर क्या रहे हो? बार बार 5-5 मिनट में आके साइन कराओ, फोटो, ये सब काम आप पहले करो ना, अलग कराओ। प्लीज ये मैसेज मेरा किसी तरीके से यार और भी टीचर से रिक्वेस्ट है, एनटी तक पहुंचा दो। सेंटर्स के टीचर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि यार बच्चों का करियर का सवाल है। कई बच्चों ने ड्रॉप लिया है साल भर का। बच्चे यकीन मानो कॉल पे आके मैसेज पे रो रहे हैं, मतलब कॉल मैसेज पे उल्टा सीधा, मतलब क्या क्या बातें कर रहे हैं और रो रहे हैं बच्चे कि यार सर हमारा छूट गया, आता हुआ पेपर छूट गया। 4-4 पैसेज थे इंग्लिश में, पैसेज को पढ़ रहे हैं, उतने में टीचर आ जा रहा है, ये करा दो वो करा दो। एक बच्चे का तो आप बुकलेट का जो नंबर है क्वेश्चन पेपर के बुकलेट का, आंसर से मैच ही नहीं कर रहा। कर लो इसी में कर लो, ये बच्चा तो फेल हो जाएगा, अपने घर चले जाओगे अपनी दिहाड़ी लेके। वो बच्चा कहाँ ढूंढेगा आपको? उसका तो करियर खराब हो गया। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यार, मतलब टीचरों से भी बच्चों से भी कि यार अपना अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा और अच्छे से लेके चलो। एक्सपेक्ट करो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ऐसी दुनिया नहीं कहती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा आप लोगों को। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम 10-15 मिनट मान के चलो कि वहाँ पे वेस्ट होंगे ही होंगे। मेंटलिटी वो वैसी बना के चलो और क्लास अपना प्रेपरेशन अच्छे से करके चलो, क्योंकि कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा। तो बच्चों का 10-10 15-15, अगर 45 मिनट में से 15 मिनट खराब कर दोगे आप 5 मिनट पहले क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एमआर शीट? उस पर नाम वाम भरने के लिए क्यों नहीं 5 मिनट पहले? और ट्राई करूंगा आप लोगों से यार, वाइटनर वगैरह लेके जाओ कहीं ना कहीं। ठीक है, पेन आता वाइटनर जैसा, उसे लेके जाओ, इफ दे अलाउ आप लेके जाओ। कहीं क्या पता कुछ मिस्टेक कर दे ये लोग, कोई भरोसा नहीं इनके ऊपर। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बिठा रखा है क्लास सेंटर्स के ऊपर, दिहाड़ी पे बुला बुला के, जिनको इतना भी आइडिया नहीं कि यार बच्चों का करियर है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। 4-4:30 बजे बज रहे हैं, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा ही था, बच्चों को कॉल आ रहा है कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। बहुत मुझे परेशानी हुई इस चीज़ को सुन के कि यार इतनी मेहनत से बच्चा जा रहा है, पहला पेपर ही आप ऐसा ख़राब कर दोगे। एक तो तुम्हारा डाउनलोड नहीं होता एडमिट कार्ड, क्या होगा पता नहीं, क्या सिस्टम है यार, समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है जैसा भी है, अब जो हो गया मैं बच्चों से बोलूँगा यार छोड़ो उस चीज़ को, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो समझ लो नसीब है हमारा, जो चल रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, छोड़ो उसको। आई होप कि आगे जो पेपर्स है वो अच्छे जाएं। इको अकाउंट बीएसटी में क्लास प्लीज़, जैसा मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 10 मिनट मान के चलना कि वो लोग खाएंगे ही तुम्हारे, बार बार फोटो चिपकाने के लिए, ये साइन वो साइन सब। आप इस 45 मिनट में बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 45 मिनट के अंदर आप उससे बाद कराओ, उससे पहले कराओ ना, उसकी उसी के अंदर सब कुछ करा रहे हो यार। क्या सिस्टम है, क्या मतलब, क्या ही बोलूँ, मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स। ठीक है, चलो छोड़ो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा रिवीजन करने वाले हैं एज पर स्केड्यूल। आज ही रात का तुम्हारे पास समय है, आज रात को हमें इसको अच्छे से पूरा का पूरा रिवाइज करना है। मैं 2 घंटे मांग रहा हूँ आपसे, मैं भी उससे पहले ही खत्म कर दूँ इसको। विद इन 2 आवर्स क्लास हमें बहुत अच्छे से पूरा का पूरा रिवीजन करना है, आप सपोर्ट करना। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 3 फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं, बस उनको बना लेना। और मैं इसमें डेट, डाटा, इवेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिलीटेड पोर्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, सब कुछ अच्छे से क्लास करा दूंगा। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करके जाना सारे बच्चे। सबसे पहला चैप्टर है क्लास इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें बहुत ज़्यादा क्लास घुस घुस के एक्सप्लेन नहीं करना है, बस पॉइंट्स को समझना है, ताकि कहीं एमसीक्यू आ जाए, कहीं क्लास ट्रू फॉल्स आ जाए, या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अटेंड कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लाजे लड़ा गया था क्लास, जहाँ से ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 23 जून 1757, और ये चला कब तक था क्लास? 15 अगस्त को आज़ादी मिली तब तक, लगभग क्लास 190 साल अंग्रेजों ने क्लास हमारे यहाँ कब्जा किया। और मेन पर्पस था कि ब्रिटेन में उस टाइम चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, तो उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल, तो उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल को उठाएंगे, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में क्लास उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे, और ऑल ओवर वर्ल्ड को क्लास हम क्या करेंगे? बेचेंगे, तो सुपर पावर हम बन जाएंगे। ठीक है, एंड अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, यानी कि हम लोग रिच थे इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं थी। हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, लगभग 85% लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे थे, तो भुखमरी नहीं थी, है ना। और हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, प्रीसियस स्टोन, मोती, ये सब चीज़ों की जो इंडस्ट्री थी ना, बहुत फाइन क्वालिटी की क्राफ्टमैनशिप थी। ये सारी चीज़ें क्लास हम एक्सपोर्ट किया करते थे अंग्रेजों के आने से पहले भी।
अच्छा, अगर बात करें क्लास इंडियन एग्रीकल्चर कैसे खराब किया अंग्रेजों ने हमारा एग्रीकल्चर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई क्लास जमींदारी सिस्टम के साथ। इन्होंने जमींदारों को बोल दिया किसानों से जितना काम कराना है कराओ, उनसे सारा का सारा क्लास वसूलो, उनसे क्लास लूटो उनको, और उससे हमारा टैक्सेस हमें पे करो। इसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज इन द सेंस कि भाई राइस वीट मत उगाओ क्लास, कॉटन सिल्क इंडिगो जूट ये सारी चीजें उगाओ, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी आउटपुट बहुत कम था, और सरकार ने या किसी बिजनेसमैन ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कोई भी काम कोई भी कदम अच्छा नहीं उठाया। जब पार्टीशन हुआ क्लास इंडिया पाकिस्तान का, तो ज्यादातर एग्रीकल्चर का जो मेन एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया, अब जाके वो बांग्लादेश भी हो गया। वहां पे क्लास जूट इंडस्ट्री में हमें क्लास सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किस इंडस्ट्री में क्लास नुकसान हुआ? जूट, जो रस्सी होती है ना, जूट JUT, जूट इंडस्ट्री में क्लास हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ओके, अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बर्बाद किया इन्होंने? हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना वो बर्बाद कर दिया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से। ध्यान समझना, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब इंडिया से कोई भी फिनिश गुड्स अगर बाहर भेजोगे तो हैवी टैक्स, और बाहर से जो भी फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा उस पर नो टैक्स। तो हमारा सामान अंग्रेजों को महंगा लगने लगा, यानी पूरे वर्ल्ड को हमारा सामान महंगा लगने लगा, क्योंकि सरकार उस पर डबल टैक्स लगा रही थी, जिसकी वजह से हमारा सामान बाहर बिका नहीं और हम लोग क्लास बेरोजगार हो गए। जो भी हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे थे लोग, इंडस्ट्री का काम कर रहे थे, वो बेचारे बेरोजगार हो गए, बेचारे खेती करने पे आ गए। क्या करें, हमारा माल बाहर बिक नहीं रहा, और बाहर से जो माल आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं, तो इंडिया में माल सस्ता आ रहा है, ज्यादा कंजप्शन हो रही है, तो फॉरेन गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी। बेरोजगारी बढ़ने लगी बहुत ज्यादा, और क्लास और ज्यादा फॉरेन गुड्स पे हम डिपेंड होने लगे। उसका इंपैक्ट ये हुआ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो है उनकी कमियां थी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत लो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी कि हमारे सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो रहा था, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर हमारा था ही नहीं, और सरकार भी बहुत कम ध्यान दे रही थी क्लास पब्लिक सेक्टर पे, सरकार रेलवे पे ध्यान दे रही थी। फॉरेन ट्रेड, स्विस कनाल बनने की वजह से क्लास जो ब्रिटेन की तरफ ट्रेड है वो काफी बढ़ गया। स्विस कनाल क्लास जो है इजिप्ट की सरकार ने बनाया, जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। इस कनाल के बनने की वजह से देखने में छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा, जिसकी वजह से रूट हमें क्लास बहुत छोटा मिल गया लंदन तक पहुंचने के लिए, हमें मतलब ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने क्या किया, हम बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ध्यान रखना, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे क्लास ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल हो गया था, लगभग 50% ट्रेड अकेला क्लास ब्रिटेन को जा रहा था। ड्रेन ड्यू टू एक्सपोर्ट सरप्लस, और एक्सपोर्ट यानी कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस आया, हमने बहुत एक्सपोर्ट किया, हमारा एक्सपोर्ट उस टाइम पे सरप्लस में था, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, उस पैसे को भी उन्होंने वॉर में खर्च किया, उस पैसे से उन्होंने क्लास कॉलोनाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए अपने जो एम्प्लॉयज है उनको पेमेंट किया, उस पैसे से इनविजिबल सर्विसेज को बाहर से इंपोर्ट किया। इस 50% ट्रेड के अलावा क्लास चाइना को हो गया क्लास, इसके अलावा पर्शिया हो गया, इनको जो है धीरे धीरे ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट मेजर एक्सपोर्ट जो चल रहा था वो किसको हो रहा था क्लास, मेजर एक्सपोर्ट चल रहा था ब्रिटेन को। डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो 1921 में क्लास, इसको ईयर को बोला था इंडियन ईयर में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि 1921 में इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया। इसका मतलब सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब डेथ इन डिक्लाइन, मतलब कि डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड रिलेटिवली हायर इन बर्थ, लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु कम हो रही है, जिसकी वजह से क्लास 1921 के बाद से क्लास इंडिया की पॉपुलेशन कभी आज तक घटी नहीं, हमेशा बढ़ती रही, इसीलिए क्लास 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। अच्छा, जो सेंसस आता है क्लास, जनगणना होती है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1881, हर 10 साल में सेंसस आता है, एवरी 10 ईयर में, लास्ट 2021 को आया था। अच्छा नहीं, 2011 को आया था लास्ट, उसकी 2021 का अभी तक पूरी तरीके से पब्लिश हुआ नहीं है। अच्छा, फॉलोइंग पॉइंट शो द डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन शो करते हैं क्लास। सबसे पहला पॉइंट, हाई बर्थ रेट डेथ रेट, उस टाइम पे हमारा बर्थ रेट डेथ रेट जो था ना बहुत हाई था। अगर आप देखोगे ना क्लास, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, बर्थ रेट था 48 पर 1000 और डेथ रेट था 40 पर 1000। बर्थ रेट का मतलब क्या है, 1000 में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और डेथ मतलब 1000 लोगों की संख्या अगर है तो कितने लोग मर गए। अगर रेंडमली 1000 लोगों की जनगणना करो, उसमें से कितने पैदा हो गए वो बर्थ रेट, कितने डेथ हो गया वो डेथ रेट। लो लिटरेसी रेट था हमारा, पढ़े लिखे लोग जो थे बहुत कम थे, विमेन लिटरेसी रेट सिर्फ 7% था, महिलाओं का लिटरेसी रेट बहुत कम था, मेल्स का भी 16% से भी कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल ट्रीटमेंट ना होने की वजह से क्लास, हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग 32 साल के अंदर ही क्लास उनकी मृत्यु हो जाती थी। छोटे बच्चे जो 1 साल से कम के होते हैं, 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे, टीकाकरण की फैसिलिटी नहीं मिलती थी बच्चे को, माँ को मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से क्लास 218 बच्चे, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो विद इन 1 ईयर 218 मर जाते थे। हमारा ऑक्यूपेशन सेक्टर भी कुछ खास नहीं था, हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जो था उसमें एग्रीकल्चर करने वाले लोग
बहुत ज़्यादा थे, लगभग 72.7% लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, 10% लोग सेकेंडरी और 17% लोग टर्चरी। तो अगर आप देखोगे ये एक तरीके का इम्बैलेंस है अलग अलग सेक्टर के अंदर। सब खेतीबाड़ी करेंगे, ये प्रोडक्ट जब प्रोसेस होगा ही नहीं तो क्लास शहरों तक कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सर्विस कैसे मिलेगी। तो सिर्फ खेतीबाड़ी कर रहे थे लोग। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, नियरली 75% लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, एक सेक्टर, और बाकी दो सेक्टर सिर्फ 25%। अनबैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ अनबैलेंस था क्योंकि तीनों सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सिर्फ एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर हो रहा था। रीजनल वेरिएशन, कुछ स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, डिक्लाइन किया लोगों का एग्रीकल्चर में और शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। जबकि अदर स्टेट, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, ये स्टेट जो है क्लास एंड तक ही खेतीबाड़ी करते रहे। इन्होंने क्लास दूसरा अप्रोच नहीं अपनाया, सिर्फ खेतीबाड़ी करते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने हमारे साथ अच्छा किया। रेलवे इंट्रोड्यूस किया 1850 के अंदर। दूसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आ गया पोस्ट और टेलीग्राफ। पोस्ट था आम जनता के लिए, टेलीग्राफ था क्लास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, जहां से क्लास इलेक्ट्रॉनिक वे में वायरिंग के थ्रू मैसेज भेजा करते थे। इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, रेलवे ने हेल्प किया क्लास लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो है उसको खत्म करने में। रेलवे ने हेल्प किया लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स खत्म करने में। और रेलवे ने क्लास एक्सपेंड किया मार्केट को। सीधी सी बात है, रेलवे आने की वजह से क्लास जगह जगह पे क्लास स्टेट्स के अंदर अब रेलवे के थ्रू सामान पहुंचाया जा सकता है, तो मार्केट का एक्सपेंशन रेलवे सिस्टम के थ्रू होने लगा। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत लूटा, बहुत नुकसान पहुंचाया, लगभग 200 साल बहुत होते चूसने के लिए, 3 पीढ़ियां निकल गई। अब इस सिचुएशन में कुछ हमारा अनजाने में फायदा भी हो गया। पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड गेन, भले ही मारपीट के अनाज उगवाया जाता था बट अनाज काफी उगाते थे हम लोग, एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस में चला गया था। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे के आने की वजह से रेलवे बनी, सड़क बनी, जिसकी वैसे रेलवे के बनने से हमारा कंट्री का पूरा बजट बिगड़ गया था स्टिल, लेकिन रेलवे से हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ। मॉनेटरी इकोनॉमी प्रमोट की जाने लगी, कैश क्रॉप उगाते थे, पैसे देते थे तो हम लोग पैसों से ही सामान खरीदते थे। फेमाइंस पे कंट्रोल होने लगा, जहां जहां जिस स्टेट्स के अंदर भुखमरी छाती थी, है ना, जैसे बंगाल फेमाइन आई थी, तो उसी तरह से जगह जगह पे जहां भुखमरी छाती थी रेलवे के थ्रू वहां पे अनाज भेज दिया करते थे। और बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिल गया जो क्लास अंग्रेजों ने बनाया था, हमारे सरकार को मिल गया। कुछ डेटा है, मैं डेटा की बात कर लेता हूं। सबसे पहला यहाँ पे जो डेटा है, बिफोर कॉलोनाइजेशन रूल, कॉलोनियल रूल को आने से पहले लगभग 85% लोग खेतीबाड़ी पर डिपेंड थे, मैंने बता दिया। बैटल ऑफ प्लाजे रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में लड़ा गया था क्लास 23 जून 1757। जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसने क्लास, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था, कब, 1793 को। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ, 1813। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है क्लास, ये दोनों डेट क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेना, ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं तो नहीं आ सकता। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1850 में। पहली ट्रेन जो चली मुंबई से थाने वो 1853 में चली। क्लास स्विस कनाल कब बना था, 1859। बन के तैयार कब हुआ, 1869। किसने बनाया, इजिप्ट की सरकार ने। ऑफिशियल सेंसस कितने साल का होता है, 10 साल का, कब, क्लास 1881 से शुरू हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, टिस्को की फुल फॉर्म कब, 1907। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, ध्यान रखना, जो बोल रहे हो इंपॉर्टेंट है उसको तो पक्का मत भूलना। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्लास सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इंडिया एंटर कर गया, 1921। द इकोनॉमिक्स हुज एस्टिमेट ऑन जीडीपी पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट बिल्कुल मत भूलना क्लास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर VKRV राव, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये जो डेट है क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लास इसे भूलना मत। बर्थ रेट डेथ रेट क्लास क्या था उस टाइम पे, 48 पर 1000, 40 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कितनी थी, कितने साल एवरेज जिंदा रहते थे लोग, 32 साल। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो था क्लास 16% या उससे भी कम, महिलाओं का जस्ट 7% था। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कितना था क्लास, 218, हजार में से 218 बच्चों की साल भर के अंदर डेथ होती थी। टाटा एयरलाइंस, जिसको एयर इंडिया बोलते हैं, फाउंड कब हुआ, 1932। 1907 में टिस्को था, उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। टाटा एयरलाइन 1932 मुंबई में। फर्स्ट रेलवे ब्रिज, जो रेलवे का ब्रिज बना था जो मुंबई से थाने को लिंक कर रहा था, वो कब बना था क्लास, 1854 को। इंडिया पोस्टल स्टाम्प वॉज रिलीज, पहला जो पोस्टल स्टाम्प है कब रिलीज किया गया था, 18 सर्कुलर शेप में, कब, 1852। बंगाल फेमाइन कब आया था, 1943। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बाद, 1951 टू 1981 में इंडिया का पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लॉइट करा, बहुत तेजी से क्लास बढ़ा। तो ये पहले चैप्टर का डेटा है जो तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बात बता देता हूं, डेटा से काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हर एक चैप्टर का डेटा जरूर अच्छे से क्लास आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पूरे चैप्टर का एक रिवीजन की तरह ही क्लास इसको मान के चलो।
नाउ सेकंड चैप्टर पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है क्लास, कैपिटल इकोनॉमी, सोसाइटी इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी को बोलते हैं कैपिटलिज्म, जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब सोशलिज्म, और मिक्स इकोनॉमी मतलब क्लास जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर दोनों इसका एम है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो मेन मोटो है वो है क्लास सोशल वेलफेयर। कैपिटलिज्म का जो मेन मोटो है वो है क्लास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे सारा काम क्लास प्राइवेट प्रोड्यूसर्स करते हैं, यहाँ पे सारा काम सरकार करती है, और यहाँ पे मिक्स इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। क्लास 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिसमें क्लास 5 ईयर की प्लानिंग की जाने लगी। प्लानिंग कमीशन में जो चेयरमैन थे वो कौन थे क्लास, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे। आज भी प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन है, प्लानिंग कमीशन को तो रिप्लेस कर लिया नीति आयोग ने, बट वो चेयरमैन क्लास वही है, प्राइम मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन का क्लास, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, सबको अपॉर्चुनिटी मिले हर एक सेक्टर के अंदर, रोजगार भी सबको मिले। ये क्लास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का, कि 5-5 साल में हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेंगे। बिल्कुल हार मत मानना, वीडियो को एंड तक देखना जरूर। कोई ब्रेक लेना हो तो 2 चैप्टर 4 चैप्टर में ब्रेक जरूर ले लेना 10-15 मिनट का। आज ही की रात तुम्हारे पास है, बहुत अच्छे से मेहनत करो क्लास, कल बिल्कुल अच्छा जाएगा पेपर। पूरा रिवीजन करा रहा हूँ विद इन डेप्थ रिवीजन, सब कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारा डेटा सब कुछ कराऊंगा। वीडियो में 2 घंटे लगे 2.5 कोई मतलब नहीं है, आप मेरे साथ टिके रहो बस, ठीक है। भरोसा रखो, सारी चीज़ दिमाग से निकाल दो, अभी बस यही पढ़ रहे हो तो इसी को सुनते चले जाओ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, 1951 में, जबकि प्लानिंग कमीशन, अगर आप लोग बोलोगे मैं डाटा का अलग से क्लास इसमें से लेके ना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डाटा, इसमें सिर्फ डाटा होगा 10 मिनट तक का, उसमें सारा डाटा कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार कोई रिविजन मॉर्निंग में देख के चले जाना, PDF भी दे दूंगा उसका। प्लानिंग कमीशन फॉर्म कब हुआ था क्लास, 1950 में, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1 अप्रैल 91 से लेकर 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1956 तक। ऐसे कितने प्लान बने, 12वां प्लान, आखिरी प्लान था 2012 से लेकर 17 तक, जो लास्ट 5 ईयर प्लान बना। उस बीच में क्लास ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वॉर के चलते और काफ़ी रीजन के चलते वो फेल हो गया, तो वो प्लान हॉलिडे कहा जाता है। 1966 से 1969, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 साल को बोला जाता है प्लान हॉलिडे। प्लान जो 20 साल में अचीव होते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। लेकिन प्लानिंग कमीशन को क्लास रिप्लेस किया नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कब 1 जनवरी 2005 को प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया जाने लगा। क्लास हर साल नीति आयोग की मीटिंग होने लगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, अलग अलग स्टेट ऑफिशियल्स की, चीफ मिनिस्टर्स की या LGs की। जैम से शॉर्टकट में ध्यान रखना क्लास, लॉन्ग टर्म गोल है 5 ईयर प्लान का, G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन और S फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर। मॉडर्नाइजेशन आपको पता है क्लास, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना हर एक सेक्टर के अंदर, इक्विटी गरीब अमीर के बीच का फासला खत्म करना, और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इकोनॉमी के लोग ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी डेवलप सिटी में रहता हूँ तो मेरे लिए कमाना बहुत आसान है, एज कम्पेयर टू क्लास गाँव में रहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, तो मेरे लिए कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फीचर्स क्या थे एग्रीकल्चर के 1950 टू 1990 में, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, रेनफॉल पे लोग क्लास डिपेंड थे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ 4 लोगों की जरूरत थी वहाँ परिवार के 7-8 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो 4 लोग इनडायरेक्टली बेरोजगार ही है, वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, दिख नहीं रही बट है बेरोजगार। लोग अपने लिए अनाज उगाते थे, लड़ाई झगड़ा क्लास होता था लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स में, और जमीन थी लोगों के पास, फ्रैगमेंटेड थी, अलग अलग जगह क्लास स्कैटर्ड प्लेसेस में जमीन थी। These are the following measures taken by the government to promote promote growth in agriculture. एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार रिफॉर्म्स लेके आती है, इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहला काम इन्होंने क्लास इंटरमीडियरीज को हटा दिया, यानी कि ब्रोकर नहीं, अब जिसकी जमीन है वो खुद ही खेती बाड़ी करेगा, लैंडलेस लेबर को सरकार ने जमीन बांटना चालू कर दिया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, बोला क्लास 1/3 से ज़्यादा रेंट आप नहीं ले सकते। अगर जमीन की कीमत है, मान अगर क्लास अनाज उगाए 3 लाख का, तो आप जो रेंट लोगे वो मैक्सिमम 1/3 होगा, उससे ज़्यादा रेंट आप नहीं ले सकते, यानी किसानों को लूट नहीं सकते जमींदार। लैंड सीलिंग, जिनके पास एक हद से ज़्यादा लिमिट है, एक जमीन है, एक लिमिट से ज़्यादा जमीन जिनके पास है, सरकार उसको जब्त कर लेगी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, अगर तुम्हारे पास अलग अलग जगह जमीन है तो वो सारी जमीन लेकर सरकार आपको इकट्ठे एक ही जगह पे जमीन देगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी क्लास आपको अलग अलग खेतीबाड़ी नहीं करनी, सब लोग मिलकर खेतीबाड़ी करें, सरकार ने ऐसा प्रमोट किया लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्निकल रिफॉर्म्स। द न्यू
एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट हुआ क्लास 5 ईयर प्लान में ड्यूरिंग 1960s के टाइम पे क्लास सरकार ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चालू किया, जहाँ पे इंडिया अमेरिका पे डिपेंड था अनाज के लिए। जब अमेरिका से धमकी मिली पाकिस्तान के कहने पे, तब क्लास हम लोग जो लेके आए रिफॉर्म्स लेके आए, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लेके आए। और उसके बाद हमारी फसल जो है वो हमारा बहुत तेजी से क्लास ग्रोथ हुआ, बहुत बड़ा स्टेप था ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का। उसके अंदर सरकार ने क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अडॉप्ट करना चालू किया। लास्ट में सारा डेटा बताऊंगा। केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना चालू किया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से खेतीबाड़ी होने लगी। और मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि मशीन्स को लाया गया एग्रीकल्चर में। जनरेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, और बड़ी बड़ी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी, ट्यूबवेल हो गया पानी निकालने के लिए। मशीन्स का यूज किया जाने लगा खेतीबाड़ी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अनाज था नहीं और हमारे अमेरिका पे डिपेंड थे, और अमेरिका ने धमकी दी डाली थी। उनका एक लॉ था PL 480, उसके अकॉर्डिंग हमें अनाज फ्री में मिलता था, लगभग फ्री मिलता था। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट फेज आया, ध्यान रखना ये डेटा में काम आएगा, मिड 60s टू मिड 70 फर्स्ट फेज आया, जहां पे इन्होंने HYV सीड्स को रेस्ट्रिक्ट किया। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगह ही बस ये बेच रहे थे, है ना। और राइस और वीट के लिए था बेसिकली, ठीक है, सबसे ज्यादा क्लास वीट देन राइस। और सेकंड फेज आया 1972 मिड 1980, और इसमें HYV सीड्स को अलग अलग स्टेट्स में और मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप में लागू कर दिया। 60, 70, 70, 80 दो फेजेस में आया, ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से क्लास प्रोडक्शन में बहुत तेजी देखने को मिला। मार्केटेबल सरप्लस, यानी अनाज बेचने के बाद भी हमारे पास अपना कंजप्शन करने के बाद भी हमारे पास अनाज बचता था कि हम बेच सकें क्लास मार्केट में। हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अनाज बेच रहे थे, हम मतलब किसान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अनाज बेच रहे थे, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्लास बफर इकट्ठा करती थी, कभी कोई कैलेमिटी आ जाए या किसी स्टेट में फसल अच्छी ना हो तो इस अनाज से उनकी पूर्ति की जाएगी। लो इनकम ग्रुप जितने भी थे क्लास, उनको काफी फायदा हुआ और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ने लगा। लो इनकम ग्रुप को फायदा इसलिए हुआ क्योंकि अनाज की पैदावार बढ़ी तो अनाज की सप्लाई बढ़ी, और किसी भी चीज की सप्लाई अगर बढ़ती है तो उसका प्राइस जो है वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से लो इनकम ग्रुप को फायदा हुआ। सरकार सारी चीजें 1950 से 1990 तक अपने हाथ में रखना चाहती थी। सरकार चाहती थी हम ही हर चीज को डेवलप करें। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा ज्यादा था, प्राइवेट के पास पैसा नहीं था। सरकार रोजगार दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी दे रही थी क्लास, सरकार रोजगार अपने सरकारी कंपनियों में भी दे रही थी। सरकारी कंपनियां थी ज्यादातर, सारी कंपनी सरकार ने हथियार रखी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास स्ट्रांग था, सरकार इनकम जनरेट कर रही थी, और सरकार का मेन मोटो था अभी अगर हम प्राइवेट को दे देंगे तो प्राइवेट लोग सोशल वेलफेयर का काम नहीं करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग का काम करेंगे। देश अभी आजाद हुआ है तो कम से कम 40-50 साल सरकार सारी जिम्मेदारी संभाले, तो सरकार ने क्लास मेन मोटो सोशल वेलफेयर था, जिसकी वजह से क्लास सरकार ही पब्लिक सेक्टर में एंटर कर रही थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का सेकंड स्टेज जो था वो था 1956 का। फर्स्ट स्टेज कब का था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का 1948। सेकंड फेज में इन्होंने क्लास 3 शेड्यूल दिए, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A के अंदर इन्होंने बोला 17 ऐसी इंडस्ट्री जो सरकार ही चलाएगी और कोई नहीं चलाएगा, जैसे आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट, ऑयल, है ना, रेलवे, शिपिंग, ये सब हम चलाएंगे, आप नहीं चलाओगे, मना कर दिया प्राइवेट वालों को। और 12 ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें क्लास सरकार प्राइवेट के साथ मिलकर काम करेगी, और बाकी बच्चे कुछ इंडस्ट्री में क्लास प्राइवेट वाले अकेले काम कर सकते हैं। कुल मिला के प्राइवेट कुछ नहीं कर सकते थे, सारी चीज़ सरकार ने अपने हाथ में रखी थी 1990 तक। फिर एक टॉपिक आता है SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। खरीफ सीजन में ध्यान रखना क्लास, वो आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, खरीफ सीजन ध्यान रखना। ये जो कमेटी थी इसको कार्वे कमेटी बोलते हैं क्लास, उसने 1955 में क्लास SSI को रिकग्नाइज किया, और 1950 में पहली बार इसकी लिमिट सेट की गई थी 5 लाख रुपए, और आज की लिमिट क्लास जो है वो करंट 10 करोड़ की है। 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग वो 1 करोड़ की है। और ये आमतौर पे लेबर इंसेंटिव होते हैं क्लास, लेबर इंसेंटिव, ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंसेंटिव होते हैं क्लास, ठीक है। लेबर इंसेंटिव मतलब आप देख रहे हो क्लास, इसमें सारे लेबर इंटेंसिव मतलब क्या है, इसके अंदर क्लास सारे के सारे ये क्लास मतलब लेबर ही ज़्यादातर काम करते हैं इसमें, और सारे के सारे देखो लेबर काम कर रहे हैं, और लेबरों को रोजगार काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और इनसे काफ़ी फ़ायदा भी है क्लास, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एक्सपोर्ट लगभग 50% एक्सपोर्ट जो है वो ये लोग करते हैं, जनता का भला होता है, छोटी छोटी कंपनियों में लोग काम कर रहे होते हैं, तो 50% एक्सपोर्ट बाहर कर रहे हैं। टिश्यू हो गए, ठीक है, टिश्यूज़ हो गए, चॉकलेट हो गया, छोटे मोटे टॉयज़ हो गए, ऐसी चीज़ें ये लोग बनाते थे। सरकार ने इनके लिए ना बहुत सारी चीज़ें रिजर्व भी कर दी थी कि यार आप ही लोग बनाओगे और कोई नहीं बनाएगा, ताकि इनको प्रमोट किया जा सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री से बेहतर है छोटी छोटी कई सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो बेहतर है।
प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको कहते हैं क्लास आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इनके बारे में ध्यान रखना, इन्होंने जनरल संख्या की शुरुआत की थी, इन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्लास इनका मॉडल कंसिडर किया था 1956 से 57 और 1962 61, यानी कि यहाँ पे क्लास इन्होंने क्या किया, अपना बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्लास क्या करती थी, दो चीज ली है, टैरिफ और कोटा। टैरिफ मतलब टैक्सेस, सरकार ने बाहर से जो लोग आप इंपोर्ट करते थे ना, सरकार ने हैवी टैक्सेस लगाया, बॉटलनेक बना दिया, बाहर से आप इंपोर्ट कम कर सको तो भैया हमने टैक्सेस को बढ़ा दिया और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया, क्वांटिटी कम कर दी, लिमिट की क्वांटिटी कम कर दी क्लास। आप जो इंपोर्ट करोगे ना वो बहुत कम इंपोर्ट कर सकते हो। सरकार कुल मिला के लेके आई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना क्लास, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है क्लास, बाहर से आप इंपोर्ट नहीं करोगे, देश के अंदर ही क्लास आप क्या करोगे, चीजों को बनाओगे। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। चैप्टर 2 में जो डेटा है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डेटा है इसके अंदर वो है हिज मॉडल अडॉप्टेड इन सेकंड 5 ईयर प्लान। क्लास प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का जो मॉडल है ना वो इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में क्लास अडॉप्ट किया, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी बोलते हैं। जनरल संख्या की शुरुआत की क्लास इन्होंने और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, सेकंड पता है 1956। प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ क्लास, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। नीति आयोग में भी चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इन 1950 फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1951 टू 31 मार्च 1956। इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 का है। कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया था एसएसआई को कब, 1955 में। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया मेजॉरिटी किस पे डिपेंड थे, अनाज के लिए क्लास, यूएसए पे। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन शेड्यूल ए 17, शेड्यूल बी 12, शेड्यूल सी क्लास जिसके अंदर रेस्ट इंडस्ट्री थी वो कब हुआ, 1956, 30 अप्रैल 1956। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास मिड 1960 टू मिड 1970, सेकंड मिड 1970 टू मिड 1980। प्लान हॉलीडे ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान 1966 से 1969, 3 साल क्लास प्लान हॉलीडे था। एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किसने किया, कंपटीशन एक्ट। एमआरटीपी एक्ट कब का था, 1969 का। कंपटीशन एक्ट कब का था, 2002 का। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया क्लास, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई क्लास, हालांकि ये आपको आगे भी मिलेगा थर्ड चैप्टर के अंदर, 24 जुलाई 1991। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन से नंबर का था, 12वां था, 2012 से 2017। प्लानिंग कमीशन ने क्लास नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब, 1 जनवरी 2015। रेंट को रेगुलेट किया गया था कितना, 1/3 मैक्सिमम। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे क्लास, एमएस स्वामीनाथन। और इंडिया ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फर्स्ट टाइम खरीफ सीजन में कब अडॉप्ट किया, 1965 और 1966। तो ये दो है, 1965 भी आ सकता है, 66 भी, एक ही है, दोनों का भी ऑप्शन में नहीं आएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लिमिट कितने की थी क्लास शुरू में, 5 लाख की। करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है क्लास, 1 करोड़ की 2016 में, और अभी क्या है 10 करोड़ से कम, और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम, सेल्स 50 करोड़ से कम, असेट में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम की अगर आपकी है तो आप एक छोटी कंपनी हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। ध्यान रखना क्लास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कब आए थे, 1950। इंडिया अटेन सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन कब, 1970 तक इंडिया क्लास फूड ग्रेन में सफिशिएंसी अटेन कर चुका था। सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1972 मिड 1980, ठीक है, 1972 मिड 1980। तो ये सारा का सारा डाटा क्लास सेकंड चैप्टर का आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ हेडिंग टू थर्ड चैप्टर, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। टिक के क्लास करना, अभी 3 चैप्टर है, हमें पूरे 10 चैप्टर का रिवीजन करना है। पॉवर्टी भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेंगे। रिफॉर्म्स की बात करें, रिफॉर्म्स आए क्लास इन दोनों महान इंसानों की वजह से क्लास, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। क्लास जुलाई 1991 से पहले इंडिया की हालत इतनी बुरी थी, इतनी खराब हालत थी, रिफॉर्म्स लाके क्लास इन्होंने हमारे देश को बचा लिया। आज हम जो भी कुछ हैं कहीं ना कहीं क्लास में इनकी प्लानिंग की देन जरूर है, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता, चाहे कोई अपोजिशन में बैठा हो कोई भी। इनका बहुत बड़ा योगदान था नरसिम्हा राव जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इनमें 3 कंपोनेंट थे क्लास, मेन जो पॉलिसी थी, ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जरूरत क्यों पड़ी रिफॉर्म्स को लाने की, पहला राइज इन प्राइसेस, महंगाई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर बढ़ गई थी, इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि लोग क्लास खरीद नहीं पा रहे थे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महंगी हो जा रही थी। हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था, हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में था। अगर कर्जा बहुत ज़्यादा था तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता है लगभग 1/3
एक तिहाई हमारा खर्चा जो हो रहा है ना वो सिर्फ ब्याज का हो रहा है। मान लो मैं अपने परिवार को चलाने में 50,000 खर्च करता हूँ ना, तो या 60,000 खर्च करता हूँ, तो 20,000 रुपये में सिर्फ ब्याज भरता हूँ, तो एक तिहाई खर्चा तो ऐसे ही निकल गया है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे घाटे में था, रिजर्व हमारे पास बहुत कम थे, हमारे फॉरेन पेमेंट करने के लिए, क्रूड ऑयल की पेमेंट करने के लिए, बाहर से जो चीज़ें आ रही है हमारे पास जरूरत की उसकी पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर पैसा नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बहुत कम थे। देन सरकार ले गई एलपीजी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, कोई रिक्वायरमेंट नहीं लाइसेंस की, 5 इंडस्ट्री जो है उनमें ही आपको लाइसेंस की जरूरत है, इसके अलावा किसी इंडस्ट्री में लाइसेंस की जरूरत नहीं है, नाम आगे बताऊंगा। कोई भी एक्सपेंशन करने में सरकार से परमिशन लेनी, अपना बिजनेस अपने तरीके से एक्सपेंड करो। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स का जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको आप आराम से फिक्स कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। सोचो ये रोक टोक सरकार ने पहले लगा रखी थी, सामान तुम्हारा है, प्राइस रखने से पहले हमसे पूछो, कितना एक्सपेंड कर रहे हो हमसे पूछो। अरे भैया ये क्यों पूछेंगे आपसे, कंपनियां आती नहीं थी, बर्बाद हो गए थे हम। फिर सरकार ने अननेसेसरी कंट्रोल जितने भी थे ना वो हटा दिए, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसेस को, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इंपैक्ट क्या हुआ क्लास लिबरलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग खत्म कर दिया। शुरू में जो 18 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, बाद में उसे घटा के सिर्फ 5 कर दिया। लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल, नाम याद रखना। इन 5 इंडस्ट्रीज में घुसना चाहते हो तो सरकार से परमिशन लो, बाकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से काम शुरू कर सकते हो। एसएसआई को डी रिजर्व कर दिया, कुछ प्रोडक्ट एसएसआई के लिए रिजर्व करा था ना उसको डी रिजर्व कर दिया। और डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बोला गया भाई तुम सिर्फ 3 काम करो, 17 इंडस्ट्री में मत घुसो, 3 इंडस्ट्री में घुसो, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। और धीरे धीरे आजकल की डेट पे यह भी कम होता चला जा रहा है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट आप आसानी से कर सकते हो। एमआरटीपी एक्ट को हटा के कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया 2002 के अंदर। तो अबोलिशन ऑफ मोनोपोली, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी ना क्लास, 100 करोड़ से ऊपर का जो काम कर रही हैं क्लास, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट लेके बैठी हैं, सरकार उन पर बहुत परेशान करती थी उनको। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां ही तो रोजगार दे रही हैं लाखों लोगों को, आप उनको ही परेशान करोगे, धंधा बंद कर दोगे उनका, तो लाखों लोग भी तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने क्लास इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया कॉम्पिटिशन एक्ट से। इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं तो आरबीआई का जो रोल है ना वो चेंज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बढ़ा दिया। आरबीआई पहले रेगुलेटर था, उसको बदल दिया फैसिलिटेटर में। आरबीआई खुद हेल्प कर रहा है आज कमर्शियल बैंकों की उनको ग्रो कराने में। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक काफी बढ़ गए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, 51% से लेकर 100% तक। बाहर से कोई भी अगर इंडिया में आता है ना तो वो क्लास फाइनेंशियल सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 100% तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अकेला मालिक बन के भी इंडिया में आकर अपना बिजनेस चला सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सरकार ने क्या किया, 18 से 19% हमारी कंट्री की करेंसी जो थी ना इंडियन रुपी, उसको डी वैल्यू कर दिया, हमारी कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू गिरा दी, ताकि लोगों को हमारी कंट्री की जो चीज़ें हैं वो चीप लगे, वो हमारे यहाँ से ज़्यादा खरीदें और अल्टीमेटली हमारे पास डॉलर आए, फॉरेन करेंसी आए, एटलीस्ट हमारा धंधा तो चले ना, सस्ते में बेच रहे तो क्या हो गया, धंधा चल तो रहा है ना। और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यहाँ पे क्लास एक्सचेंज रेट जो आया फ्लेक्सिबल, ध्यान रखना क्लास, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर ये 2 पॉइंट आते हैं। अगला टैक्स रिफॉर्म, टैक्स सिस्टम को इजी कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रैशनलाइजेशन कर दिया और रिफॉर्म्स कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस में, टैक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। कुल मिलाकर सरकार ने अपना बहुत नुकसान किया, टैक्स में बहुत कटौती करी ताकि लोग ईमानदारी से पे करें। इंपैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में एलपीजी का इंपैक्ट क्या हुआ, सरकार ने जितने भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ना वो खत्म कर दिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया, आज की डेट पे एक्सपोर्ट फ्री है, अगर मैं 100 रुपए का सामान बाहर बेचूंगा सरकार मुझसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेगी। इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने कम कर दिया और रिलैक्सेशन दे दिया इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, अगर आप बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करते हो ना तो उसका लाइसेंस आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सरकारी कंपनी को धीरे धीरे प्राइवेट के हवाले कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। और जब सरकार अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स किसी कंपनी के बेच देती है प्राइवेट को, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, PSU डिसइन्वेस्टमेंट। इन 2 तरीके से, या तो सरकार पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगी, ओनरशिप, प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट सब ट्रांसफर कर देगी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। लेकिन सरकार अगर अपने कंपनी के, सरकारी कंपनी का एक कुछ शेयर्स वो प्राइवेट के हवाले करेगी ना, सेलिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ PSU, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऐसी कंपनी है जिनमें क्लास सरकार का 50% से ज्यादा क्लास, द कंपनी इन विच द शेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 51% और मोर इज नोन एज CPSE। क्लास स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या क्या होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन बताना क्लास, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है, मुझे प्लीज ये कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताएगा, जो बताएगा उसको पिन करूंगा और प्लीज ये पढ़ के जो जाना, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ किसको पता है। मैंने बताया भी था, अपने बच्चों को बताया था मैंने
मैंने, बाकी यूट्यूब पे भी मैंने करा रखा है शायद। तो एक बार मुझे बताना जितने भी है स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चर, जो भी बताएगा क्लास कमेंट्स में पिन कर दूंगा, जिसका पहले देखूंगा। अभी मत बोलना सर मेरा पिन नहीं करा, मेरा पिन नहीं करा, जो नजर में आ गया उसका पिन कर दूंगा। सही से पूरा एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट में लिखो, और ये पढ़ के जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा कमेंट में भी जाना। अब तो 51% से ज़्यादा क्लास अगर आपके पास शेयर्स है तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं उसको। इसके अंदर 3 तरह की अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई। एक्चुअली ना कंपनी भी तो अच्छा परफॉर्म करें, सरकारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो टैग लाइन दे दिया नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। तो नवरत्न के अंदर 11 कंपनी है क्लास, लाइक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईओसीएल, सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीजीसी। नवरत्न में 13 कंपनी है क्लास, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मिनी रत्न में क्लास 73 कंपनीज है, ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, है ना। तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास, ये नवरत्न में आता है या मिनी रत्न में आता है, ठीक है, मुझे बताना। इसमें तो नहीं आता, इन दोनों में बताना किस में आता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब किसी भी तरीके का लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन 2 कंट्री के बीच में नहीं लगाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। पॉलिसी क्या थी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? सरकार ने लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। बाहर से इंडिया में आके अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 75%, 51%, इवन क्लास मोर देन दैट, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म की ट्रेड पॉलिसी बनाई, टैक्स रेट सरकार ने कम कर दिया, और जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस पहले लगा रखे थे वो सारे हटा दिए। कुल मिला के हम हाथ जोड़ के बुलाना चाह रहे थे बाहर से, आओ आप हमारे देश में आके बिजनेस करो, कारखाने लगाओ, ताकि हमारे देश को पैसा मिले, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। आउटसोर्सिंग, जब आप अपना काम किसी और से कराते हो, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये वीडियो बनने के बाद एडिटिंग टीम के पास जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से इसको एडिट करके वीडियो को डालेंगे। तो इसका मतलब मैंने ये काम उनसे लिया कि मैं वीडियो एडिटर में एक्सपर्ट नहीं हूँ, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास बीपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बाहर से लोग इंडिया में आके बहुत सारे इंडस्ट्री लगाते हैं क्लास, आईटी सेक्टर चलाते हैं। इंडिया समझ लो आधे से ज़्यादा अमेरिका को आईटी सेक्टर की सर्विस दे रहा है, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ते रेट पे अवेलेबल है, पढ़े लिखे लोग भी कम से कम रेट पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास वर्ल्ड के लिए इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका है आउटसोर्सिंग का, ठीक है। अच्छा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना क्लास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और उसको रिप्लेस किया क्लास WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। और इट्स फंक्शन, WTO क्या क्या काम करता है क्लास, इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर, टू इम्प्लीमेंट रूल्स प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं वो देखना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पूरा फ्रेमवर्क बनाना, 2 कंट्री के बीच में कोई लड़ाई होती तो कैसे सुलझाया जाए। कुल मिला के क्लास हर एक कंट्री का ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना, देखना। ये जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ही WTO में इंडिया एंटर किया। इंडिया WTO में एंटर कर गया क्लास बेसिकली देखने के लिए कि यार हम सब कंट्री एक ही है, तुम्हारे पास कुछ है तुम हमको मत बेचो, मतलब मत मना करो बेचने से, हमारे पास है कुछ हम आपको देंगे, हम सब मिलके पूरा वर्ल्ड एक ही है। तो आपके पास कोई वैक्सीन बन गई, उससे हमारे देश के लोगों की भी हेल्प हो जाए तो क्या बुराई है, पैसे लो काम करो। दिस इज कॉल्ड क्लास WTO, जो क्लास ट्रेड बैरियर खत्म करता है देशों के बीच में। ट्रेड 2 तरह का होता है क्लास, बायलैटरल जहां 2 कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, मल्टीलैटरल जहां पे मल्टी कंपनी के बीच में 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, जैसे क्लास नाफ्ता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। एलपीजी के फायदे भी हैं कुछ, लाइक रेट इकोनॉमिक जो है ग्रोथ होने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास इकट्ठा होने लगा, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, फिस्कल डेफिसिट जो है वो ठीक होने लगा, और प्राइवेट सेक्टर भी बराबर रोजगार दे रही थी। कुल मिला के जो प्रॉब्लम थी ना शुरू में, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन कुछ डीमेरिट भी है इसके अंदर, जैसे क्या क्या डीमेरिट है, एग्रीकल्चर को देखा ही नहीं, पूरे चैप्टर में कहीं एग्रीकल्चर की बात नहीं करी, रूरल एरिया को इग्नोर कर दिया क्लास, टैक्स सिस्टम इनफेक्टिव रहा, सरकार ने टैक्स कम किया लेकिन फिर भी लोगों ने टैक्स नहीं भरा, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, बिना बेतुकी के सामान बेचने लगे लोग, जब धीरे धीरे नई नई चीज़ें बनी। आजकल देखो ना, शैम्पू, पहले शैम्पू करो, लड़कियों को बेहतर पता होगा, ठीक है, पहले शैम्पू करो, उसके बाद कंडीशनर करो, उसके बाद सीरम लगाओ, सीरम लगाने के बाद पता नहीं क्या क्या लगाओ, अड़म झगड़म, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भर देते हैं। क्रीम देख लो, सोते वक्त भी अलग क्रीम है, धूप में निकलने से पहले अलग क्रीम है ना, नहाते वक्त घुसना है अगर तो शावर क्रीम अलग है। अरे भैया इतने
क्या जरूरत है, बेमतलब की चीजें बनाते हैं। सेंट अलग है कि भाई इसमें गैस है, इसमें नहीं है, ये वो वाला सेंट है, पता नहीं क्या क्या चीजें बना के बस बेचे जा रहे हैं। कुछ ना कुछ बेचो, लोगों को वो जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐड देख के लोगों को लग रहा है हाँ यार इसकी तो मुझे जरूरत है, इसे मुझे खरीदना है। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म, बिना बात के सामान को बेचना। अनबैलेंस ग्रोथ, यानी कि क्लास एग्रीकल्चर ग्रो नहीं हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर ही ग्रो हुआ एलपीजी की वजह से। देन डिमोनेटाइजेशन, एक अचानक से नोटिस आता है क्लास, डिमोनेटाइजेशन क्लास, ठीक है। 8 नवंबर को एक अचानक से 2016 को एक नोटिस आता है नरेंद्र मोदी जी की जुबान से कि भाई आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो है बंद हो जाएंगे। उस टाइम पे बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि लोगों के पास जो पैसे थे वो 500 और 1000 के नोट में ही थे। लगभग 85% से ऊपर 86% करेंसी 500 1000 के ही थे लोगों के पास, क्योंकि वही बड़े नोट थे खर्च करने के लिए। 10-10 के कौन नोट इकट्ठा करके जेब में रखेगा। सरकार ने बोला भैया ये तो बिल्कुल बेकार हो गए, इसको सीधे बैंक में दो और नए 2000 के नोट या फिर नए 500 के नोट जो है वो लो। अभी 1000 के नोट आज तक आए नहीं। तो ये क्यों किया गया था, मेन पर्पस था क्लास इलीगल एक्टिविटी। डेट याद रखना क्लास 8 नवंबर 2016, इलीगल एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए। और जो 2000 के नोट है वो भी बंद इसीलिए किए थे कि लोग स्टोर कर रहे थे ब्लैक मनी, बिकॉज लोग चाहते हैं कि लाखों करोड़ रुपए टैक्स की चोरी करके बचा के रख लें। लाइक मैं सामान बेचता हूँ ना, मुझे कैश, दुकानदार कहते होंगे आपसे कि भाई कैश दे दो, क्यों, वो कैश ले लेंगे आपसे, सरकार को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो अकाउंट में लेंगे तो सरकार को पता चलेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा, इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इसलिए वो कैश, अब वो कैश लेते लेते इतना सारा कैश इकट्ठा हो जाता है, रखे कहाँ पे, तो 2-2 हजार की गड्डी में 2 लाख रुपए आराम से छोटी पतली सी गड्डी में इकट्ठा हो जाते हैं। अब उन्हें 500-500 की 4 गड्डी इकट्ठा करनी पड़ेगी, तो रखने में दिक्कत है कि नहीं। तो स्टॉप करना सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी को, प्रिवेंट करना टेरर फंडिंग को रोकना। टेरर फंडिंग जो होती थी ना, जो हमले होते थे, आत्मघाती हमले, वो सब में कैश ही यूज होता था। थोड़ी आतंकवादी को अकाउंट में पेमेंट करेगा कोई, कैश ही। टैक्स की चोरी करते हैं लोग। और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना, फिर मोदी जी ने धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया। उससे पहले बैंक खाते खुलवा दिए थे कि भाई बैंक से करो सारा ट्रांजेक्शन, हमारे सामने होना चाहिए सारा, ताकि तुम चोरी ना कर सको, छुपा ना सको, टैक्स तुमसे प्रॉपर वसूल लें। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट बढ़ने लगे, डिक्लाइन होने लगी कैश ट्रांजैक्शन, डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाने लगा, डिजिटल पेमेंट्स को, रियल स्टेट प्राइसेस बढ़ने लगे, इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो क्लास बढ़ने लगे, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है क्लास वो बढ़ने लगा। ये सारा डिमोनेटाइजेशन से फायदा तो लोग तो मरे ही, काफी सारे लाइन में लग के परेशानी हुई लोगों को। अमीरों को कहाँ परेशानी हुई, तो अमीर थोड़ी लाइन में लगता है। डिमोनेटाइजेशन किया था अमीरों के लिए कि भाई अमीर इकट्ठा करते हैं, फंस गए बेचारे गरीब। अमीरों को क्या फर्क पड़ता है भाई, अमीर तो गरीबों से बोला चलो तुम लोग मेरी लाइन में लगो, तुम लोग मेरा वाइट करवाओ ब्लैक को। हेलो बैंक मैनेजर, मेरा 5 करोड़ रुपए है, इसको 50 लाख रुपए तुम ले लो और मेरा वाइट कर दो। तो बैंक मैनेजर कहीं ना कहीं से कर ही देगा वाइट। तो अमीरों को दिक्कत तो हुई नहीं, दिक्कत किसको, ये गरीब होगा। तो डिमोनेटाइजेशन मेरे हिसाब से एक फेलियर माना जाता है। और ऐसा कई इकोनॉमिक्स ने भी लिखा था। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर मैं जीएसटी की बात करूं क्लास, ये सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस का मर्ज है। पार्लियामेंट में पास हुआ 29 मार्च 2017 और इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 को। बिफोर यानी कि पहले आया डिमोनेटाइजेशन, फिर आया अगले साल जीएसटी। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अलग अलग सेंट्रल, स्टेट, लोकल टैक्सेस लगाए जाते थे, उन सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया, सबसम्ड कर दिया और बना दिया वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। अलग अलग रेट है जीएसटी की क्लास, 12 से 18% एक स्टैंडर्ड रेट है। खाने पीने के आइटम के लिए, मास कंजप्शन के लिए 5% है। डीमेरिट गुड्स जो बेसिकली इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो 28% टैक्स देना। इसीलिए क्लास जो महंगी गाड़ी आती है वो काफ़ी महंगी आती है, लगभग 28% सरकार उस पर टैक्स ले लेती है। और बाकी सारी चीज़ें मिला के लगभग 50%, यानी अगर आप एक बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो 50 लाख से 1 करोड़ तक की, तो 50% सीधा सरकार को देना है आपने। एसेंशियल्स के लिए क्या होती है, जीरो, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी से हटा दी गई, लाइक क्लास आपका वो जो टैक्स है कस्टम ड्यूटी, उसको जीएसटी से हटा दिया। पेट्रोलियम का रेट जीएसटी के अंदर नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो जहाँ सरकार को ज़्यादा वसूलना है ना, उसको जीएसटी से बाहर कर दिया, क्योंकि जीएसटी में ज़्यादातर रेट जो है मैक्सिमम वो 28% है। अगर आप सेम स्टेट में क्लास सामान बेचते हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, आधा आधा, आपने बिल में देखा होगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको अलग अलग सेपरेट दिखाना होता है। लाइक 18% है तो 9-9%, 5% है तो 2.5%, 12% है 6-6%। बिटवीन स्टेट्स, अगर क्लास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो एक लगेगा क्लास, सीधे एक ही लगेगा आईजीएसटी। सरकार उसको कैसे बांटेगी उसकी जिम्मेदारी वो हमें नहीं पड़ना। और अगर आप एक यूटी से बेच रहे हो विद इन यूनियन टेरिटरी तो सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लग जाएगा। ये आप ध्यान रखना, फुल फॉर्म ध्यान रखना। सी फॉर सेंट्रल, यू फॉर यूनियन टेरिटरी और एस फॉर स्टेट, आई फॉर इंटीग्रेटेड। जीएसटी की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया और जितनी बार सेल होगा हर स्टेज पे टैक्स लगेगा और पुराने स्टेज, जो पुराना टैक्स जिसने पे किया है उसका वो इनपुट ले लेगा।
वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा। लाइक मैं एक सामान खरीद के लाया 1000 रुपए का, 100 रुपए टैक्स दिया मैंने, आगे मैं बेचूंगा 1500 का और उससे 150 रुपए टैक्स वसूल लूंगा, तो 100 काट दूंगा अपने जो मैंने सरकार को दिया था और 50 ही सरकार को दूंगा। अभी कुल मिला के जो मैंने 150 वसूला है वो 150 ही सरकार के पास जाएंगे, 100 मैं पहले दे चुका हूँ, अब मैं 50 दूंगा, 100 अपनी जेब में रखूंगा। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिस जगह ग्राहक खड़ा है ना वो स्टेट पे टैक्स चार्ज होगा। लाइक मैं यूपी से बेच रहा हूँ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जाके टैक्स चार्ज होगा, डेस्टिनेशन जहां पे है। जिस जगह फायदा हुआ, टैक्स सिस्टम सिंपल हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, अलग अलग नाम से टैक्स नहीं, एक ही बार ले रहे हो पूरा का पूरा 28% ले लो। बिजनेस करने में आसानी हुई, टेक्नोलॉजी लगाई गई काफ़ी सारी इसके अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अट्रैक्ट हुआ इसके अंदर। चलो बहुत सारे नेशन ऑलरेडी वन नेशन वन टैक्स अपना रहे थे, हमने भी अपना दिया मॉडर्न तरीका कि भाई अलग अलग नाम से क्यों ले रहे हो, एक ही बार ले लो, सब कुछ दिखा के ट्रांसपेरेंसी रखो, और इससे क्लास इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रो हुआ बिकॉज टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ गया। थर्ड चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स इवेंट है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान समझना। आरबीआई का एक्ट कब का था? 1934 का। और आरबीआई कब आया? 1 अप्रैल 1935 से काम करना चालू, स्टैब्लिशमेंट कर दिया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड गैट 1948, ध्यान रखना 1948 में कितने कंट्री के साथ? 23 कंट्री के साथ। 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1969, ध्यान रखना 1969। एक और जगह था एमआरटीपी एक्ट के अंदर 19 जुलाई 1969। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा लाया गया कब? 1991 में। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 164 देश क्लास इसके मेंबर हैं, कब आया? 1 जनवरी 1995। लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ? सितंबर 2014। डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बाय इंडियन गवर्नमेंट, 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अलग अलग कंट्री में और हमारे कंट्री में भी हो चुका है। हाँ, तब फर्क नहीं पड़ा बिकॉज तब जो नोट थे बहुत बड़े बड़े नोट थे, वो किसी के पास नहीं थे, सरकार के पास ही थे। और अब जो किया 2016 में, वो नोट जनता के पास थे, बेचारों के पास, उनको नुकसान हो गया। जीएसटी एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को, और जीएसटी आया कब क्लास? 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट में आया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बेल ऑयल एंड नेचुरल गैस। अगर याद कर लेना ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं आएगा, बट हाँ डेटा मैं करा रहा हूँ सारा, तो मैंने करा दिया महारत्न। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, वो थे नवरत्न। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, मैंने पूछा था आपसे, आपने कमेंट मैं किया होगा कि नहीं पता नहीं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, बीएसएनएल, ये सब मिनी रत्न है। कोविड-19 इंडिया में आया, कोरोना वायरस डिजीज, इसीलिए क्लास कोविड-19 नाम पड़ा क्लास, डब्ल्यूएचओ ने वो नाम दिया, 2020 में आया। इन्फ्लेशन प्राइस जो बढ़ गया वो 6 से 17% तक प्राइस बढ़ गया था, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। हमारा इंटरेस्ट लायबिलिटी लगभग 36% था, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। मेक इन इंडिया और जनधन योजना सरकार लेके आई 2014 में। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1919, हाउ मेनी इंडस्ट्री? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में शुरू में 8 इंडस्ट्री रिजर्व थी, बाद में 3 कर दिया गया उसको। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949। स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये थे थर्ड चैप्टर के जितने भी क्लास बन सकते हैं डेटा, वो मैंने क्लास आपको यहाँ पे करा दी। थोड़े और है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडियन यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्लास कब? 24 जुलाई 1991। ये तो पता है क्लास, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे। एमआरटीपी एक्ट कब का था? 1969। रिप्लेस किसने किया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जीएटीटी, ये प्रेसिडर है किसका क्लास? डब्ल्यूटीओ, यानी अब डब्ल्यूटीओ हो गया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूटीओ का? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड चैप्टर का इतना डेटा है जो तुम्हें अच्छे से करके जाना, सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास पोवर्टी। ये डिलीड पोर्शन है, यानी ये पहले तो नहीं था 12th के अंदर, बट सीयूईटी के अंदर है। और एक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ही मुझे मतलब पर्सनली, मतलब कि शायद ऐसा कभी हुआ है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी 2 साल हुए थे, एनटीए ने बड़ा परेशान किया था बच्चों को, इस बार भी वही परेशानी हुई। बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है वो आता हुआ छूट गया। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं क्या करूँ, मैं इसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बना पा रहा, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार पूरा का पूरा वन शॉट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का देना है। और मैं सबसे यही बोलूँगा कि जो हुआ वो छोड़ो, परेशान ना हो, अब प्लीज़ क्विट मत करो। पहला ही पेपर हुआ है, कई बच्चों को तो पहला नहीं भी हुआ, उनको आइडिया लग गया होगा यार कैसा एनटीए करता है। 30 मिनट ही मिल रहा है पूरा पेपर करने के लिए, और 15 मिनट टीचर जो है खा जा रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं। मतलब ये क्या बात हुई यार, ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा। बच्चों को फॉर्म फिलिंग में, ओएमआर शीट की फिलिंग में और फोटो वोटो पेस्ट करने में ही सारा टाइम लग जा रहा है, पेपर इतना टफ आ रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी
जितने भी मॉक टेस्ट के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज उनको जरूर बना के जाना और जरूर प्रैक्टिस देना। अगर 20 मॉक टेस्ट है तो 20 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, देख देख के चले जाना क्वेश्चंस। जो प्रीमियम मॉक टेस्ट का लिंक दे रखा है, 3 तो मैंने फ्री कर रखे हैं, एटलीस्ट उनके बना लेना, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मतलब दे दिया उन्होंने इंग्लिश का, पता नहीं क्या होगा होपफुली। बट मैं मतलब अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता हूँ कि यार मेरे सब्जेक्ट का पेपर जो है अकाउंट इको बीएसटी, उसमें नहीं हिला पाएगा एनटीए, जितना मैंने कराया उसी में से आएगा। मैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता हूँ आज भी, और देखना कल पेपर दे के आओगे ना, आप बोलोगे सर वही आया जो आपने कराया, क्योंकि मैंने बहुत सब कुछ निचोड़ के दे दिया है आप लोगों को, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी वो सिचुएशन है जहां पे इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर पा रहा। बेसिक नेसेसिटीज के अंदर फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इनको क्लास अवेल नहीं कर पा रहा ना, उसको बोलते हैं क्लास पॉवर्टी। अच्छा, दादा भाई नारोजी पहले इंसान थे जिन्होंने क्लास पॉवर्टी लाइन के बारे में बात की थी, जिन्होंने क्लास जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को यूज करते हुए, प्रिजनर्स की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको यूज करते हुए पॉवर्टी लाइन की बात की थी। डाटा ध्यान रखना, कौन? दादा भाई नारोजी। ये हैं क्लास ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर किया था। पॉवर्टी लाइन के बारे में पहले बात करने वाले लोग यही थे। दो तरह की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर क्लास आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे, फूड, क्लॉथ, शेल्टर की फैसिलिटी आप पूरी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो, गरीब हो आप बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है क्लास? जब आप खुद ठीक ठाक हो लेकिन आप किसी से कंपेयर करते हो, किसी से कंपैरिजन में आप खुद को गरीब पाते हो, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इन कंपैरिजन ऑफ अदर, अगर आप खुद को गरीब पाते हो, लाइक आपके 90% आ गए, आप खुश थे, लेकिन आपके पड़ोसी के बच्चे के 95% आ गए और आप उदास हो गए, इसका मतलब रिलेटिव आप कंपेयर कर रहे हो ना किसी से, तब खुद को गरीब पा रहे हो। अभी तुम जा रहे हो किसी बड़ी गाड़ी वाले को देख लोगे, बोलोगे यार उसके पास तो डिफेंडर है, यार मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। जबकि आपसे पीछे जिसके पास साइकिल है वो देख रहा है आपको, तो आपको अमीर समझ रहा है। तो वही चीज़ है रिलेटिव पॉवर्टी इन कंपेरिजन ऑफ अदर। और इंडिया में ये होता क्यों है क्लास? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थोड़े से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा सा पैसा है। 22% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब गरीबी को जानने के लिए क्लास पॉवर्टी लाइन के लिए मिनिमम कंजप्शन, जो मिनिमम कंजप्शन है उसके बारे में क्लास बात की। एमपीसी बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। उस बेसिस पे अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और आप 816 रुपए खर्च करते हो क्लास, तो यानी कि आप गरीब हो। और 1000 रुपए खर्च करते हो अर्बन एरिया में पर पर्सन, जो है उनको बोला जाता है वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, 1000 रुपए मंथली है, ध्यान रखना क्लास, मंथली 1000 रुपए पर मंथ सोचो आप खर्च कर रहे हो, और 800 रुपए क्लास खर्च कर रहे हो आप पर मंथ, तो आप सोचो कितना कम अमाउंट है, तो इसको बोलते हैं गरीब। The planning commission has defined the poverty line on the basis of nutrition basis। दूसरा क्लास प्लानिंग कमीशन ने किसने 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 प्लानिंग कमीशन ने न्यूट्रिशन बेसिस पे दिया 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरिया और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे फॉर अर्बन एरिया। तो क्लास आप गरीब हो। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे कंज्यूम कर रहा है और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे कंज्यूम कर रहा है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है ना, ज़्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, अगर आप इतनी कंजम्पशन कर रहे हो तो आप गरीब हो, इससे कम कर रहे हो तो गरीब हो आप। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा रहा हूँ, ये मतलब इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी लाइन में सबसे पहला है क्लास ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर क्या होता है? जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलवेज पुअर। ये लाइन पॉवर्टी लाइन है। यूजुअली पुअर जो आमतौर पर नीचे रहता है, कभी कोई लॉटरी लगी ऊपर चला गया, अदरवाइज क्लास हमेशा नीचे रहता है। इन दोनों को मिलाकर क्रॉनिक पुअर। तो क्रॉनिक पुअर मतलब क्या है? जो आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या अक्सर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ट्रांजिएंट पुअर के दो पार्ट है, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर का मतलब क्या होता है? जो ऊपर नीचे होते रहता है, कभी कभी गरीबी रेखा से ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और ओकेजनली पुअर मतलब जो ओकेजनली पुअर है, जो कभी नीचे आ गए, अदरवाइज वो हमेशा ऊपर रहते हैं। दोनों को मिला के ट्रांजिएंट पुअर कहा जाता है। और गरीब मतलब उसके बाद नेवर पुअर। और नेवर पुअर का मतलब क्या होता है क्लास? जो कभी भी गरीब है ही नहीं, हमेशा गरीबी रेखा से क्या है क्लास? ऊपर है, उसको बोलते हैं नॉन पुअर या नेवर पुअर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब गरीबी को हटाने के लिए सरकार का 3 डायमेंशन अप्रोच है। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, देश तरक्की करेगा तो देश के लोगों की गरीबी कम होगी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं गरीबी हटाने के लिए। अगला है मिनिमम नीड प्रोग्राम, जो जहाँ पे क्लास सरकार न्यूट्रिशनल स्टेटस देखती है गरीब लोगों को, जैसे स्कूल में राशन, स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है, क्लास मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो इसी बेसिस पे लाया गया है। मिनिमम नीड मतलब इंसान की जो मिनिमम नीड है ना, वो किसी भी तरीके से पूरी की जाए, इसी खाने के बहाने कम से कम बच्चा जो है वो स्कूल में आएगा, तो इसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। वो किसके अंदर आता है? मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्कीम हो गया और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकार ने जो गरीबी हटाने के लिए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना रखा है। उसमें पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 1990
1995 में लॉन्च हुआ और इसका मेन पर्पस था कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन में, उसको इंप्रूव किया जाए। तो दिस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बैंक इसमें लोन देती है क्लास आपको। इसमें टारगेट है क्लास 25 लाख न्यू जॉब्स के लिए और लोगों को रोजगार दिया जाए। जो लोग खुद का काम कर रहे हैं ना क्लास, उनको लोन दिया जाए ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके और लोगों को रोजगार दे सके। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसको इंप्लीमेंट किया गया है क्लास, क्रिएट अ प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इनके नाम ध्यान रखना बस। 1 मिलियन जो एजुकेटेड लोग हैं ना, एजुकेटेड यूथ है जिनको काम नहीं मिल रहा, उनको जॉब देने के लिए सरकार ने बनाया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अगला स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहर के अंदर रोजगार देने के लिए क्लास सरकार ने बनाया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको क्लास इफेक्ट में ला गया 1 दिसंबर 1997। और स्कीम जो है वो देता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड। जो अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना क्लास, उन लोगों को रोजगार देना। 2 लाख अर्बन पुअर अंडर स्किल डेवलपमेंट एंड 50,000 अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर बीइंग बेनिफिटेड अंडर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। हर साल लगभग 2 लाख 2 लाख प्लस 50 2.5 लाख लोगों को ये रोजगार देता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लॉन्च हुआ और एम क्या था क्लास, एम्प्लॉयमेंट देना रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में माइक्रो इंटरप्राइज, जो बहुत छोटी छोटी इंटरप्राइज होती है ना क्लास, उन लोगों को रोजगार देना। इसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगा। और बैंकों से बोला गया, बैंक जो रीजनल रूरल बैंक है उनसे बोला गया भाई लोन दो, जितना ज्यादा लोगों को लोन। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, सरकार तो कहती है लोन दो बैंकों से, लेकिन रियली में बैंक्स लोन देती नहीं है लोगों को, ठीक है। और लोगों को बोला गया कि भाई लोन दो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया जो बेसिकली वुमेन्स के लिए होता है, वो इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली बात आएगी ना, वो आएगी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर सरकार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इनके नाम ध्यान रखना। वेज, यहाँ पे सरकार ना वेज देने काम करते हैं जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। द प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल इंडियन पुअर हु आर रेडी टू डू मैनुअल अनस्किल लेबर वर्क। यहाँ पे सरकार ने 100 दिन की गारंटी दी थी कि भाई इसके अंदर क्लास, सॉरी, मनरेगा के अंदर की 100 दिन की क्लास आपको गारंटी मिलेगी। मनरेगा क्लास इसके अंदर आएगा 100 दिन वाला ना, कहाँ पे ये रहा। बाद में क्लास इसको मनरेगा नाम कर दिया गया। इसी चीज को रीड करते हैं क्या है इसमें लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन नवंबर 14, 2004 इन 150 ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया with objective of generating supplementary wage employment about 20 lakh metric ton food grain and 2020 करोड़ were allocated for the program during 2004-5। इतने पैसे allocate किए गए। NFFW नेशनल, खाली फूड फॉर वर्क प्रोग्राम अलग है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम अलग है। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो बाद में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना 2005 में। फिर बाद में क्लास महात्मा गांधी के नाम पे मनरेगा बन गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये इंडियन लेबर लॉ लेके आई सरकार, जिसमें राइट टू वर्क के तहत सरकार ने बोला हर एक इंसान को 100 दिन का काम तो 100 डेज का, एटलीस्ट 100 डेज वेज वर्क जो है वो मिलेगा ही मिलेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और इससे लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड लोगों को रोजगार मिला। तो ये डेट याद रखना बस। अगला जनधन योजना क्लास, बैंक खाते खुलवाए गए थे इसके अंदर। 20 से 65 साल के लोगों का बैंक खाता खोला जाएगा जीरो बैलेंस पे, बाद में उनको इंश्योरेंस वगैरह, पेंशन वगैरह सब उसी के अंदर मिलेगा। तो 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने क्लास जनधन योजना का अनाउंस किया, जिसके क्लास काफी ज्यादा बैंक खाते खोले गए, लोगों को एक्सीडेंटल कवर भी दिया गया। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाने के लिए सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम बनाए, बट वो फेल कहाँ पे कर गए। डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर। कौन गरीब है ये पता ही नहीं है कि गरीब किसको बोलते हैं। क्यों, अमीर सर्टिफिकेट बनवा लेता है गरीब का, गरीब की बेनिफिट ले लेता है। गरीब के पास घूस देके सर्टिफिकेट बनवाने का पैसा ही नहीं है, तो जो गरीब है वो खुद को गरीब ही प्रूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो घूस देके सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहा। फ्री में सर्टिफिकेट कौन बनाता है। आप जाओ जरा जन सेवा केंद्र में कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, अभी आप सीयूटी के पेपर दोगे ना, आप देखना सर्टिफिकेट बनवाने जाओ आप, आपको ईडब्ल्यूएस का बनवाना हो या SC ST का बनवाना हो, PWD का बनवाना हो, हर जगह घूस चाहिए भाई। वो आपसे, अब गरीब घूस दे नहीं सकता, अमीर घूस देता है, रिजर्वेशन का फायदा वो उठा लेता है। अगला है क्लास, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होने के बाद जो रिसोर्सेस है ना वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। जो रिमोट एरिया में है उनको सरकारी एक्सेस मिलता ही नहीं है, ना राशन मिलता ना कुछ मिलता। पॉवर्टी एलिवेशन फेल हो गया क्लास, इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग बैठे हैं घूसखोर बैठे हैं उनकी वजह से, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ही नहीं है, रोड, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, IT, कम्युनिकेशन, ये सारे बैकवर्ड एरिया में है ही नहीं, जिसकी वजह से गरीब लोगों को ये बेनिफिट मिलता ही नहीं है। इसकी डेटा की बात करें चैप्टर नंबर 4 की, बहुत सारा डेटा है इसके अंदर, एक करके बताता हूँ, ध्यान समझना। सबसे पहला फूड फॉर वर्क, नेशनल नहीं लिखा है,
फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया क्लास? 1977 1978 में। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दादा भाई नारोजी ने दिया था क्लास 1915 में। इसका एग्जैक्ट डेट कहीं मुझे मिला नहीं, अगर किसी को मिले तो कमेंट में बताना। 1915 से पहले ही इन्होंने दे दिया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम अलग है 2004 का। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इनिशिएट कब हुआ? 1961। स्टडी ग्रुप फॉर्म किया गया प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी लेवल को देखने के लिए 1962। टास्क फोर्स प्रोजेक्शन किया गया मिनिमम नीड के लिए क्लास 1979। एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फॉर्म 1980। तो ये तीन चीज ध्यान रखना, ये 1962, 79 और 89। फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी लाइन दादा भाई नारोजी। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। दिस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन पॉवर्टी। डेटा कौन कलेक्ट करता है पॉवर्टी का? NSSO। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को बोलते हैं MPC। पॉवर्टी लाइन में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल एरिया में 816, अर्बन में 1000। और कैलोरी की बात करें जो प्लानिंग कमीशन ने दिया था 2400 कैलोरी रूरल में और 2100 कैलोरी अर्बन में। अगर आपको इतना ही मिलता है तो आप गरीबी गरीब हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल तो पता ही आपको, टैलेंट स्किल्स, इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, जिससे आप अर्निंग करते हो। फिजिकल कैपिटल मार्केट में बेचा जा सकता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या है क्लास? इंटेंजिबल है, इसको मार्केट में क्लास बेचा नहीं जा सकता, ये आपके माइंड में है, आपके ये अंदर है। ओनर से सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल कैपिटल को, ये इनसेपरेबल होता है, भाई मेरा टैलेंट मेरे साथ ही रहेगा। फिजिकल कैपिटल को मूव किया जा सकता है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस में, बट इंसान को ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अगर दो देश के बीच में है तो मूव करना मुश्किल है। ये क्लास इंपोर्ट्स के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, प्राइवेट बेनिफिट मिलता है। मतलब भाई मशीन्स, एसेट्स, ये सब क्या है? आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन टैलेंट स्किल्स, इससे क्या होगा? देश को फायदा पहुंचेगा, सोसाइटी को फायदा पहुंचेगा। आपके टैलेंट स्किल्स से इन्वेंशंस होंगे, इनोवेशंस होंगे। 5 सोर्सेस है ह्यूमन कैपिटल के। पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, चौथा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन और पांचवा है क्लास ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये 5 है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला एजुकेशन पे खर्च करना, दूसरा माइग्रेशन पे खर्च करना। एजुकेशन मतलब क्या है? टैलेंट स्किल्स लेने में आपकी स्टडीज में जो पैसा लग रहा है वो एजुकेशन के लिए हो गया। दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तीसरा हो गया क्लास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे खर्चा करना, यानी कि सीधी सी बात है आपको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना। इन्फॉर्मेशन, जो क्लास आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो, कहाँ पे कौन से कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे क्या ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के साथ आप जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपके अंदर का टैलेंट स्किल्स डेवलप हो। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाके काम कर सकते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके जब डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट काम करते हैं उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। पर जब आप माइग्रेट करोगे ना दूसरी जगह, आपके पास मौका तो है, आप यहाँ नहीं कमा रहे हो, कहीं और जाके कमा लो जहाँ पे आपकी जॉब की वैल्यू है, लेकिन उसके लिए क्लास क्या करना पड़ेगा? खर्चा देखना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाने का खर्चा कितना है और साथ में क्लास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या है, चेक करना पड़ेगा। हेल्थ के अंदर मेडिसिन 3 टाइप की होती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन को बोलते हैं वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन को बोलते हैं क्लास इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, जो भी बीमार अगर पड़ते हो तो आपको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है। सोशल मेडिसिन बेसिकली स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी होता है। तो ये 3 मेडिसिन आप ध्यान रखना जो हेल्थ के अंदर आता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी एजुकेशन में NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटी इन हेल्थ ध्यान रखना, ICMR फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना आप। इंपोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है? सबसे पहला, ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा पायलट हमेशा प्लेन की अच्छे से केयर कर पाएगा, मशीन की अच्छे से केयर कर पाएगा। वर्क इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिविटी आती है। आपका टैलेंट, आपका स्किल्स अगर आपके साथ है ना तो आप पॉजिटिव रहोगे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, जहां भी काम कर रहे हो वहां पॉजिटिव रहोगे। इक्विटी पार्टिसिपेशन सोसाइटी में बढ़ेगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सबके बीच का फासला कम होगा और सब पढ़े लिखे लोग होंगे जैसे डेवलप नेशन में होता है। इन्वेंशंस, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और पॉपुलेशन ग्रोथ भी कंट्रोल होगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है क्लास इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं है, जनता बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन का सिंपल सा मतलब है जब डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो देश छोड़ के, साइंटिस्ट लोग बाहर चले जाते हैं, उन अलग कंट्री को सर्विस देते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी सरकार खर्च नहीं करती, गर्ल्स एजुकेशन पे प्रमोट नहीं होता, और इवन क्लास पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स की जो परफॉर्मेंस है ना वो पुअर परफॉर्मेंस है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोगों को भी काम नहीं मिलता है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ग्रोथ का प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ह्यूमन डेवलप, देखो ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा मतलब है आपको टैलेंट, आपको स्किल्स दिया जा रहा है ताकि आप काम अच्छे से कर सको।
है ना, आप हमारे लिए काम कर सको, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कमाने के लिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है यार, आप कमाओ चाहे मत कमाओ, एजुकेशन और हेल्थ आपका प्राइमरी राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये आपको मिलना ही चाहिए। तो ये क्लास क्या हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां पे आपको ये राइट मिलना ही चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल, पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आप कमाओ इसलिए नहीं, आप ग्रो करो, आप डेवलप करो, इसलिए भी आपको क्लास पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तो एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, क्लास गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एजुकेशन पे ज़्यादा सरकार को खर्चा करना चाहिए, सरकार को ध्यान भी ज़्यादा देना चाहिए उन पे, गवर्नमेंट स्कूल्स को रेगुलेट करना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन को और प्रमोट करना चाहिए। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 2009 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड राइट टू एजुकेशन, सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, जहां पे सरकार ने इसको एक्ट बना दिया 2009 में। 6 से 14 साल के बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है, उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो लेवी 2% ऑफ एजुकेशन सेस, सरकार हर क्लास यूनियन टैक्सेस पे, यानी जो इनकम टैक्स है उस पर 2% एजुकेशन सेस लगाती है, ताकि सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम दे सके, कम से कम 5वीं तक, फिर 10वीं तक कम से कम सरकार एजुकेशन दे सके। गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, सरकार हायर एजुकेशन के लिए भी काफी लोन स्कीम वगैरह सरकार देती है। सर्व शिक्षा अभियान 2010 में क्लास 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान आया, जहां पे क्लास लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको रोजगार, सबको पढ़ाई एजुकेशन फ्री में देने की बात की, और सरकार ने बोला 6 से 14 साल के बच्चों को क्लास 2010 तक सबको क्लास एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फ्री दे देंगे, मतलब हमारे यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन सबको ही फ्री मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 की डेटा देख लेते हैं क्लास एक बार। अब सबसे पहला जो डेटा है इसके अंदर वो है एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था स्पेंड करना 6% कम से कम जीडीपी का स्पेंड किया जाए। जब तक 3-4% स्पेंड हो रहा था, सरकार ने बोला जीडीपी का 6% स्पेंड करा जाए। ये क्लास एजुकेशन कमीशन ने क्लास रेकमेंड किया था कब, 1964-1966 में। तपस मजुमदार कमेटी अपॉइंट करती है सरकार कब, 1998। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 का है। आरटीई ऑपरेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फ्रॉम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी क्लास बहुत तारीफ हो रही है क्लास सीयूईटी के एग्जामिनेशन के बाद। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी क्लास एंट्रेंस टेस्ट, यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये है क्लास जो डेटा है। नेक्स्ट है विच 5 प्लान रिकॉग्नाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया 7th 5 प्लान ने। एजुकेशन सेस कितना लगता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, किसके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 2%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया, 2015 में। लॉन्च ऑफ सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों का फंडामेंटल राइट बना 2001-2002 में। ये है सारा का सारा डेटा आपका इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ जाएगा आपके पास, रात को 8 साढ़े 8 बज जाएगा, तो कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है सर जल्दी डाल दो। तो मैं काम करता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 2 पार्ट में बांट देता हूँ। 1 से लेके 5 चैप्टर तक आप यहाँ पे कर लो, और जब तक आप इसे खत्म करोगे तब तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, बच्चे दे आर एक्चुअली क्राइंग, बहुत परेशान है बच्चे कि सर पेपर क्या होगा। मतलब मुझे बड़ा ही हेल्पलेस सा फील हो रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना यार। बच्चे पेपर देने, अपने करियर बनाने आ रहे हैं, अब उन्हें 45 मिनट, वो नहीं पढ़ रहे फिर वो फेल हो रहे हैं, तो उनकी गलती है। मैं खुद उनको बोलूँगा आप नहीं पढ़ रहे, आप नालायक हो, गधे हो, आप नहीं पढ़ रहे, आप फेल हो रहे हो, आपकी गलती, आपके नंबर नहीं आ रहे। बट जो बच्चा तैयारी करके जा रहा है, सोचो कितना मतलब बुरा है यार, यही सब चीज़ें होती है। तो मैं बच्चों से ये बोला यार, मैं आपके साथ हूँ, परेशान ना हो, जो लाइफ में और बहुत बुरी चीज़ आएंगी, होप मत हारो, क्विट मत करो। अब आगे के और पेपर्स है ना, उनमें आप 10 मिनट मान के चलो, मान लोगे ना दिमाग से ये जाने हैं, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन होगी, उस हिसाब से मॉक टेस्ट बनेंगे, उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन उनको अच्छे से पढ़ के चलो। क्वेश्चन पेपर लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं इतना भरोसा रखता हूँ अपने अंदर कि जो मैंने कराई को मैं उससे बाहर नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन अगर अलग भी गए तो 40 क्वेश्चन आपके कवर के अंदर होगा, दायरे के अंदर होगा। तो अभी आप पूरा माइक्रो खत्म करो, पूरा इंडियन के 5 चैप्टर खत्म करो, मैक्रो पूरा खत्म करो। रात को क्लास कोशिश करूंगा 8:30-9 बजे तक मैक्स टू मैक्स मैं बाकी 5 चैप्टर के आईईडी के वीडियो डाल दूंगा। ये मैं क्लास अभी डाल रहा हूँ, पूरा नहीं करा रहा इसको डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, फिर बाकी दूसरा अपलोड करूंगा, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो बहुत लेट पहुंचेगी, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सुबह जल्दी पहुंचना है आपको 8 बजे। सो इसको इतना अच्छे से करो क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ होप मत हारो, जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। सब कुछ भूल के बस कल के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर लो, और क्विट मत करो कि पहला पेपर खराब चला गया, सबका खराब गया है, सबकी मार्किंग कम आएगी, तो तुम अकेले नहीं हो। तो प्लीज़ परेशान ना हो, ठीक है। टेक केयर, बाय।